Hello everyone, myself Raki Miti, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Girls College, कोटा। लास्ट ये जो आपका क्लास था उसमें मैंने पढ़ाया था कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर 3 में यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट के बारे में। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको अवस्था का सातत्य के बारे में पढ़ाया था। वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र आज हमारा टॉपिक है। वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र, आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के सेंट एंड्रूज द्वारा बताए गए समतापी वक्र हैं जो कि प्रायोगिक तथ्य पर आधारित हैं, अतः इन्हें वास्तविक गैसों के समतापी वक्र भी कहा जाता है। यदि विभिन्न तापों पर वैन डर वाल्स गैस समीकरण से V के विभिन्न मानों के लिए P के विभिन्न मानों की गणना की जाए और फिर P और V के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार प्राप्त वक्र वैन डर वाल्स गैसों के समतापी वक्र कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि हम दो डायग्राम से उनकी तुलना करते हैं। जो हमने क्लास में डायग्राम पढ़ा था 3.13, तो दोनों में एक प्रकार की समरूपता है। केवल अंतर इतना है कि वास्तविक गैसों के समतापी वक्र में I से J तक एक सीधी क्षितिज रेखा है, जबकि वैन डर वाल्स गैस के समतापी वक्र में Q से U तक एक सीधी क्षितिज रेखा के स्थान पर लहरदार रेखा QRSTU है। इस प्रकार वास्तविक गैस के दूसरे समतापी वक्र में छोटी क्षितिज रेखा है, जबकि वैन डर वाल्स गैस के दूसरे समतापी वक्र में छोटी लहरदार रेखा EFGHI है। इस प्रकार की लहरदार रेखाएं सैद्धांतिक रूप से भले ही संभव हो, वास्तविक रूप से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें R से T अथवा F से H तक दाब के घटते हुए मानों के साथ आयतन भी घट रहा है, जो कि किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता है। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर दोनों वक्रों में समानता है, अतः क्रांतिक स्थिरांकों के मान हम वैन डर वाल्स समतापी वक्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट, क्रांतिक स्थिरांक और वैन डर वाल्स स्थिरांकों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक मोल के लिए वैन डर वाल्स की समीकरण है P + A/V² V - B = RT। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो PV³ - V² RT + PB + AB - AB = 0। अब इस समीकरण में हम P का भाग देते हैं, तो V³ - B + RT/P V² + A/PV - AB/P = 0। ये जो समीकरण है वो क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है, जिसमें V के 3 मान संभव हैं। ये तीनों मान वास्तविक भी हो सकते हैं तथा इनमें एक वास्तविक और 2 काल्पनिक भी हो सकते हैं। चूंकि काल्पनिक मान कभी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े से होता है, तो वैन डर वाल्स समतापी वक्रों से स्पष्ट है कि क्रांतिक ताप के पहले वक्रों में एक दाब के लिए आयतन के 3 मान हैं। पहले वक्र में एक दाब पर भी आयतन के क्रमशः 3 मान होते हैं, Q, S और U पर, और दूसरे वक्र में E, G तथा I पर भी आयतन के 3 मान एक ही दाब पर हैं। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर ये तीनों मान सिकुड़कर एक हो जाते हैं, अतः इस बिंदु पर गैस का जो आयतन होता है वह क्रांतिक ताप का आयतन होता है, अर्थात V = VC या V - VC = 3 या V - VC³ = 0 या V³ - 3VC V² + 3VC² V - VC³ = 0। क्रांतिक समतापी वक्र के लिए तो क्रांतिक समतापी वक्र के लिए T = TC तथा P = PC। तो इसके लिए वैन डर वाल्स समीकरण रूप लेगी V³ - B + RTC/PC V² + A/PC V - AB/PC = 0। अब समीकरण 30 और 31 दोनों समरूप है, दोनों ही क्रांतिक समतापी वक्र के लिए हैं, अतः इनके गुणांक की जब हम तुलना करते हैं तो 3VC = B + RTC/PC या 3VC² A/PC या VC³ = AB/PC। समीकरण 34 में जब हम 33 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा VC = 3B। अब 33 में VC की वैल्यू रख दीजिए, तो 3B² A/PC या 27B² A/PC या PC = A/27B²।
अब 32 जो इक्वेशन है उससे RTC अपॉन PC इज इक्वल टू 3VC माइनस B। तो VC का मान रखने पर RTC अपॉन PC इज इक्वल टू 9B माइनस B इज इक्वल टू 8B। तो RTC इज इक्वल टू हो गया 8B इंटू PC। PC का मान रखने पर RTC इज इक्वल टू 8B इंटू A अपॉन 27B स्क्वायर या 8A अपॉन 27। तो TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। इस प्रकार TC, PC, BC के मान A, B व R के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः हमें यदि किसी गैस के वैन डर वाल स्थिरांक के मान पता हों, ठीक है, वैन डर वाल गैस स्थिरांक के मान यदि आपको पता हो तो उसके क्रांतिक स्थिरांक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसका विपरीत भी हो सकता है कि यदि आपको क्रांतिक स्थिरांक ज्ञात हैं तो आप वैन डर वाल स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब समीकरण 33 जो आपकी थी उससे A इज इक्वल टू 3PC VC स्क्वायर या 34 में A का मान रखने पर B इज इक्वल टू VC अपॉन 3। समीकरण 38 और 39 में वैन डर वाल स्थिरांकों के मान VC के रूप में है और हम जानते हैं कि TC व PC के मान तो सुगमता से प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, किंतु VC के मान ज्ञात करने कठिन होते हैं। अतः A व B के मानों को TC और PC के रूप में ज्ञात करने के लिए समीकरण 35 से VC का मान समीकरण में रखने पर 9B माइनस B इज इक्वल टू RTC अपॉन PC या B इज इक्वल टू RTC अपॉन 8PC। इस प्रकार समीकरण में VC का मान रखने पर 27B क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन PC या A इज इक्वल टू 27B स्क्वायर PC। अब B का मान हम समीकरण में रखते हैं तो A इज इक्वल टू 27R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64 PC स्क्वायर इंटू PC या A इज इक्वल टू 27 अपॉन 64 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन PC। हम क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में R के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 39A से B का मान समीकरण में रखने पर 3VC इज इक्वल टू RTC अपॉन 8PC प्लस RTC अपॉन PC या RTC अपॉन PC इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 या 9 RTC अपॉन 8 PC। तो R इज इक्वल टू हो गया 8 PCVC अपॉन 3 TC या RTC अपॉन PCVC इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू 2.67। अर्थात वैन डर वाल समीकरण के अनुसार क्रांतिक बिंदु पर RTC अपॉन PCVC एक स्थिरांक है जिसका मान 2.67 है। PV अपॉन RT को हम संपीड़ितता गुणांक के नाम से कहते हैं। PCVC अपॉन RTC को हम क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक कह सकते हैं और इसे समीकरण 43 के व्युत्क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। तो PCVC अपॉन RTC इज इक्वल टू 3/8 इज इक्वल टू 0.375। इस प्रकार किसी गैस का आचरण वैन डर वाल्स की भांति है या नहीं, इस तथ्य का समापन हम इस समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। यदि उसके क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक का मान 0.375 आए तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि गैस वैन डर वाल गैस है। तो PCVC इज इक्वल टू A अपॉन 3VC या PCVC का मान रखने पर RTC इंटू 3VC अपॉन A इज इक्वल टू 8/3 या A इज इक्वल टू 9/8 RTC/VC। अब है क्रांतिक ताप और बॉयल ताप में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप की सहायता से हम बॉयल ताप की गणना भी कर सकते हैं। जैसे क्रांतिक ताप है आपका TC इज इक्वल टू HA अपॉन 27 RB और TB इज इक्वल टू A अपॉन RB। तो दोनों समीकरण को डिवाइड करते हैं तो TB अपॉन TC इज इक्वल टू A अपॉन RB इंटू 27 RB अपॉन 8A यानी 27 अपॉन 8 3.375। तो TB इज इक्वल टू 3.375 TC। हाइड्रोजन गैस का फॉर एग्जांपल यदि हम क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप 33.2 है तो इसके बॉयल ताप की गणना कीजिए। TB इज इक्वल टू 3.375 TC।
या 3.375 इंटू 33.2 इज इक्वल टू 112.05 Kc। नाइट्रोजन गैस का क्रांतिक ताप 126 केल्विन है, तो इसका बॉयल ताप क्या होगा? बॉयल ताप है 425.25 केल्विन। आप इस तरीके से निकालेंगे जैसे आपको नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया है। वैन डर वाल्स समीकरण की सीमाएं। गैस के अनेक गुणों को स्पष्ट करने के लिए वैन डर वाल्स समीकरण उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं ऐसी हैं जहां यह प्रायोगिक तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, जैसे कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर जो समतापी वृक्क है उसके द्रवीकरण के समय वाला वृक्क लहरदार होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए यह क्षितिज सीधी रेखा के रूप में होता है। वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार समस्त गैसों के लिए RTC/PCVC का मान स्थिर होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अधिकांश गैसों के लिए इसका मान 3 से 4 के मध्य होता है। वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार समस्त गैसों के लिए VC/V का मान 3 होना चाहिए, किंतु यह भी सही नहीं है। आर्गन के लिए 1.41 होता है, हाइड्रोजन के लिए 2.80 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.86 होता है। वैन डर वाल्स समीकरण के प्रायोगिक मान से विचलन का प्रमुख कारण है इसके स्थिरांक A और B, जो कि सही अंकों में स्थिरांक नहीं है, क्योंकि यदि स्थिरांक होते तो वो ताप और दाब से प्रभावित नहीं होते, जबकि A और B दोनों ही ताप व दाब से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इस B को स्थिर माने तो A का मान 20% बढ़ जाएगा, और यदि A को स्थिर माने तो B का मान 5 गुना बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के साथ साथ B का मान कम हो जाता है। अतः सही परिणाम प्राप्त करने के लिए ताप और दाब के विभिन्न मानों के लिए A और B के भिन्न भिन्न मानों का लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। हमने देखा है कि अणुओं का वास्तविक आयतन उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श गैसों से भिन्न होता है। वैन डर वाल्स समीकरण में उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए सुधार किया गया और वास्तविक गैसों के आचरण की व्याख्या की गई, किंतु इस समीकरण के 2 स्थिरांक ऐसे हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः इस समीकरण को समान रूप से सभी गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता है। 1881 में वैन डर वाल्स ने बताया कि उसके समीकरण को समानित ताप, दाब और आयतन के रूप में व्यक्त करें तो एक ऐसी समीकरण बनेगी जिसे सभी गैसों पर लागू किया जा सकता है। समानित ताप, दाब, आयतन क्रांतिक ताप, दाब, आयतन से कैसे रिलेटेड होते हैं? TR इज इक्वल टू T/TC, PR इज इक्वल टू P/PC, VR इज इक्वल टू V/PC। ये सब क्रमशः समानित ताप, दाब और आयतन है। इन्हें हम थीटा, पाई और फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। T इज इक्वल टू TC थीटा, P इज इक्वल टू PC पाई, V इज इक्वल टू VC फाई। इनके मान जब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन में रख देते हैं और क्रमशः VC, PC और TC के मान समीकरण में रखते हैं तो इक्वेशन आती है πA/27B² प्लस A/5² 9B² फाई 3B माइनस B इज इक्वल टू R थीटा 8A/27 RB। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो A/27B² पाई प्लस 3φ² B 3φ माइनस 1 इज इक्वल टू 8A थीटा/27B, या पाई प्लस 3/φ² 3φ माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। उपरोक्त समीकरण में A और B जैसे स्थिरांक नहीं है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हों, अतः इस समीकरण को किसी भी पदार्थ पर लागू किया जा सकता है। समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में व्यक्त की गई समीकरण को अवस्था की समानित समीकरण कहते हैं। समस्त गैसों के समानित ताप व समानित दाब के मान जैसे आपके होते हैं, उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा ही होता है। इसे संगत अवस्था का नियम भी कहा जाता है कि यदि किन्हीं 2 गैसों के समानित ताप और समानित दाब के मान समान हो तो उनका समानित आयतन भी समान होगा। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि गैसें समानित अवस्था में हैं। गौ तथा जेन्सू ने 1946 में कई गैसों और पदार्थों के समानित संपीड़िता व्यंजक और दाब के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ आपका इस टाइप से
आता है। इसमें हमने एथेन, मेथेन और प्रोपेन के वृक्क दर्शाए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आणविक वेग। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सदैव गतिमान रहते हैं और सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं, किंतु गति करते हुए वे परस्पर एक दूसरे के साथ तथा पात्र की दीवारों के साथ टकराते रहते हैं। टक्करों के कारण इन अणुओं की गति की दिशा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है और ऐसा होने से उनकी गति और वेग में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो अलग अलग अणु अलग अलग ऊर्जा वाले हैं और अलग अलग गति से चलते हैं, तो आणविक वेग कई तरीके से परिभाषित किए जाते हैं। सबसे पहला आता है वर्ग माध्य मूल वेग। यदि गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्ग के औसत का वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो उसे वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। संक्षिप्त में हम इसे RMS वेग कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो C इज इक्वल टू हो गया आपका C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर से इट्स ऑन CN स्क्वायर अपॉन n की पावर हाफ, जहाँ पर C1, C2, C3 आदि n अणुओं के व्यक्तिगत वेग हैं और इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो C इज इक्वल टू N1 C1 स्क्वायर प्लस N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर प्लस Ni Ci स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 Ni हाफ, या सिग्मा Ni Ci अपॉन सिग्मा Ni। यहाँ N1 अणु C1 वेग वाले, N2 अणु C2 वेग वाले, N3 अणु C3 वेग वाले और Ni अणु Ci वेग वाले हैं। इसका परिकलन गैसों की अणुगति समीकरण के आधार पर किया जा सकता है। Pv इज इक्वल टू 1/3 Mn स्क्वायर, या C स्क्वायर इज इक्वल टू 3Pv अपॉन Mn या 3Pv अपॉन M। तो C इज इक्वल टू 3Pv अपॉन M या 3RT अपॉन M 3P अपॉन D। नेक्स्ट है औसत वेग। समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में यदि अणु की कुल संख्या का भाग दे दिया जाए तो औसत वेग का मान प्राप्त होता है। इसे C बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। C बार इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn अपॉन n। तो C बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 to अल्फा CDn अपॉन n, जहाँ पर C1 C2 आदि अणुओं के वेग हैं और n कुल अणुओं की संख्या है। वितरण वेग नियम से इसका मान C बार इज इक्वल टू 8RT अपॉन पाई m की पावर हाफ, या C बार इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m या 8PV अपॉन पाई m √8P अपॉन पाई D। फिर है हमारा प्रायिकतम वेग। यद्यपि अणुओं की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होते हैं, फिर भी अधिकांश अणुओं का वेग किसी निश्चित क्षेत्र या परास में होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक जबकि कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है। गैस के अधिकांश अणु जिस वेग से गमन करते हैं उस वेग को प्रायिकतम वेग कहा जाता है और इसे भी वितरण नियम के आधार पर परिकलित करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू √2RT अपॉन m या √2PV अपॉन m √2PV अपॉन D होता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है प्रायिकतम औसत वर्ग माध्य मूल वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड RMS वेलोसिटीज। अल्फा इज इक्वल टू √2RT अपॉन m, C बार इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m और C इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। तो C बार की वैल्यू ये आ जाएगी अल्फा से, अल्फा की वैल्यू C से होगी और C की C बार से होगी। इनके आपेक्षिक मान ग्राफ द्वारा भी इस तरीके से दर्शाए जा सकते हैं। गैसों के आणविक वेगों के परिकलन में R गैस स्थिरांक के मान को अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन में रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में वेग के मान सेमी प्रति सेकंड में भाग प्राप्त होंगे, जो कि वेग के लिए एक उचित इकाई है। इसे निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। समस्त वेगों के मान ज्ञात करने के लिए 3 व्यंजक है। RTM वेग प्रोपोर्शनल टू RT अपॉन m। RTM के मात्रा रखने पर RT अर्ग इन अपॉन केल्विन इंटू मोल अपॉन ग्राम पर मोल इंटू केल्विन, या डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन ग्राम, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी वेग की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी RMS और उसके बीच में रिलेशन है। अब जैसे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल यदि हम देखते हैं तो देखिए, कमरे के ताप पर SO2 गैस के वर्ग माध्य मूल वेग का परिकलन कीजिए।
आपको SO2 का मास दे रखा है, तो RMS है आपका C=3 PV/m। P की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है और कैपिटल M की वैल्यू पता है, तो आपको सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब एक क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिली दाब पर हाइड्रोजन का घनत्व इतना है, हाइड्रोजन अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग माध्यम मूल वेग हो गया √3p/d। आपको डेंसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, ठीक है, तो उससे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक था वर्ग माध्यम मूल वेग और इसके बीच में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और उनके बीच में रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।